नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर सीरीज के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी का किस तरह से उदय होता है और गांधी जी के द्वारा शुरुआत के कुछ वर्षों में किस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है, कौन कौन आंदोलन चलाया जाता है। पिछले वीडियो में हमने समझने का प्रयास किया था कि 1914 ईस्वी से लेकर के 1918 ईस्वी के बीच जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो भारत में परिस्थितियां बदल रही थी, क्योंकि जो कांग्रेस है, कांग्रेस के कार्य करने के तरीके को लेकर के विभाजन हो चुका था और कांग्रेस के दो अलग अलग धड़ अपने तरीके से देश की आज़ादी के लिए, स्वशासन के लिए काम कर रहे थे। इसी दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का भी उदय होता है और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय होने के बाद ब्रिटिश शासन के द्वारा बड़े ही क्रूरतापूर्वक से तरीके से उस आंदोलन को दबाया जाता है। इसके बाद 1916 में होम रूल लीग की शुरुआत होता है, होम रूल आंदोलन की शुरुआत होता है। ये भी उतना सफल नहीं हुआ, पर 1916 ईस्वी के बाद के वर्षों में, यानी कि 1917 ईस्वी से लेकर के जब तक देश को आज़ादी मिल जाती है 1947 ईस्वी तक, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सेंटर में महात्मा गांधी रहे। गांधी की विचारों से प्रभावित होकर के कई सारे आंदोलन की शुरुआत होती है और या तो बहुत सारे लोग गांधी के पक्ष में थे इस आंदोलन के दौरान या गांधी के विरोध में थे, गांधी के विरोधी थे। इस तरीके से 1917 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी के बीच जिस एक व्यक्ति का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर सबसे ज्यादा प्रभाव रहा वो है महात्मा गांधी। तो आज के इस वीडियो में हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि गांधी के द्वारा किस तरह से शुरुआत के कुछ वर्षों में राष्ट्रीय आंदोलन चलाया गया, कौन कौन से ऐसे छोटी छोटी आंदोलन थी जिसकी शुरुआत गांधी जी ने अपने शुरुआती वर्ष में किया और इनसे किस तरह से उनको अनुभव प्राप्त हुआ, लोगों का साथ प्राप्त हुआ और फिर जाकर के वो अखिल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शुरुआत करते हैं और पूरे देश के लोगों को एक साथ जोड़ करके ब्रिटिश शासन के विरुद्ध देश की आज़ादी के लिए, लोगों के मांगों को पूरा करने के लिए आंदोलन करता है। तो अगर हम गांधी जी की बात करें तो सबसे पहले गांधी की बात करें तो इसका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर, गुजरात में हुआ था और इन्होंने अपनी शुरुआती स्कूली शिक्षा ली, क्योंकि इसके पिताजी वहाँ के एक स्थानीय जमींदार थे। तो इनके पिता का या इनके परिवार का जो स्थिति है वो बहुत सुदृढ़ था और गांधी जी पेशे से बनिए थे, व्यापारी थे। पर बाद के वर्षों में इन्होंने क्या किया कि अपनी जब स्कूली शिक्षा इनकी खत्म हो गया तो ये ब्रिटेन पढ़ाई करने के लिए चले गए, जहाँ से इन्होंने वकालत की पढ़ाई किया। और चूंकि उस समय शादी कम ही एज में होता था तो गांधी जी का भी शादी कम ही एज में हुआ था और किससे हुआ था तो कस्तूरबा गांधी से हुआ था। इसके बाद इन्होंने ब्रिटेन से पढ़ाई किया और ब्रिटेन से पढ़ाई करने के बाद जब भारत पहुंचे तो भारत में गांधी जी की वकालत उतना अच्छा चला नहीं। भारत में गांधी की जो वकालत है वो पूरी तरीके से असफल रहा। पर गांधी को मौका तब मिला जब 1892-93 के आसपास गांधी जी को एक केस मिला, जो एक व्यापारी थे गुजरात के, गुजराती व्यापारी थे कौन? दादा अब्दुल्ला। तो गुजराती व्यापारी थे दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला इसी के केस लड़ने के संबंध में या इसी के केस के संबंध में गांधी जी कहाँ पहुंचते हैं? दक्षिण अफ्रीका पहुंच जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका पहुंच जाते हैं कब? 1892 से 93 के आसपास गांधी पहुंच जाते हैं दक्षिण अफ्रीका और अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत गांधी दक्षिण अफ्रीका से ही करते हैं। हालांकि दक्षिण अफ्रीका जो गांधी जी गए थे ये वहाँ किसी तरह की आंदोलन चलाने के लिए नहीं गए थे, बल्कि एक वकील के रूप में गए थे जहाँ पे ये वकालत करते थे और गांधी का वकालत दक्षिण अफ्रीका में सफल था। गांधी ठीक ठाक स्थिति में थे दक्षिण अफ्रीका में, पर इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में देखा कि वहाँ पे किस तरह से भारतीयों
के साथ या जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, काले लोग हैं, उनके साथ गोरे लोगों के द्वारा भेदभाव किया जाता है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका भी ब्रिटेन का उपनिवेश था और ब्रिटेन के उपनिवेश होने की वजह से दक्षिण अफ्रीका में जो स्थानीय लोग थे या जो भारतीय लोग गए थे, भारतीय लोग दक्षिण अफ्रीका गए थे मजदूर बन करके, मजदूरी करने के लिए, उनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव होता था। इन सब चीजों को गांधी ने महसूस किया और रंग भेद का सबसे जो स्याह पक्ष था, उन्होंने जो अनुभव किया दक्षिण अफ्रीका में, वो ये था कि एक रेलवे स्टेशन था, उस रेलवे स्टेशन का नाम था पीटरमेट्सबर्ग। ये था रेलवे स्टेशन। इस रेलवे स्टेशन पे गांधी ने जो चीज अनुभव किया वो उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अनुभवों में से एक था। यहाँ पे गांधी ने महसूस किया रंग भेद का जो सबसे क्रूर पक्ष है उसको। इस स्टेशन पे क्या हुआ कि गांधी जी रेलवे ट्रेन से यात्रा कर रहे थे और उसके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था। तो वो फर्स्ट क्लास के टिकट होने की वजह से जो ट्रेन है, ट्रेन में फर्स्ट क्लास के डिब्बे में जाकर के बैठे थे। तो वहाँ जो अंग्रेज लोग बैठे थे उन्होंने देखा कि यार ये काले लोग हैं, ये भारतीय मूल के लोग हैं, ये तो गोरे नहीं है, फिर इसको किसने फर्स्ट क्लास में बैठा दिया, जबकि उनके पास टिकट फर्स्ट क्लास का था। तो गांधी को क्या किया गया कि धक्के मार करके इस स्टेशन से बाहर फेंक दिया गया, केवल और केवल इसलिए क्योंकि वो गोरे थे, वो अश्वेत लोग थे, अश्वेत व्यक्ति थे। तो गांधी ने ये अनुभव किया कि जो ब्रिटेन में, चूंकि वो लंबे समय तक गुजारे थे, पढ़ाई करने के लिए गए थे, तो ब्रिटेन में तो बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, लोकतंत्र की बातें की जा रही थी, समानता की बातें की जा रही थी। तो जो पश्चिम के विचार है, उन्होंने देखा कि यार पश्चिम के लोग तो कुछ और तरीके से बात करते हैं, पर वास्तविकता ये है कि जिस जिस देशों को पश्चिमी देशों ने अपना उपनिवेश बनाया है, उन देशों में कई तरह के भेदभाव होता है और जो पश्चिमी लोग हैं उनके मुकाबले जो स्थानीय लोग होते हैं उनको कम अधिकार दिया जाता है। तो गांधी ने इसलिए भी क्या किया कि दक्षिण अफ्रीका में एक आंदोलन करना शुरू किया सरकार के प्रति। क्या किया कि शुरू में तो उनकी आंदोलन करने की जो तरीके थे वो बहुत आसान तरीके थे कि सरकार को वो अपने बातें कहते थे कि इस तरह की भेदभाव किया जा रहा है बाकी लोगों के साथ, तो इसमें सुधार होना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीय लोग हैं उनसे जुड़े हुए कई तरह की समस्याएं थी। अगर हम ये समझे कि दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीय मूल के लोग थे उनके साथ क्या क्या समस्याएं थी, तो पहला ये था कि बहुत सारे जो भारतीय लोग थे वो दक्षिण अफ्रीका गए थे मजदूरी करने के लिए। नहीं तो मजदूरी करने के लिए गए थे तो उसको कुछ समय के लिए ले गया था और जब उसका अनुबंध समाप्त हो जाता था तो उनको पुनः भारत में भेजा जाता था, भारतीय मजदूर को। पर चूंकि वो एक लंबे समय तक दक्षिण अफ्रीका में रह चुके थे, वहाँ मजदूरी कर चुके थे, तो वो उस माहौल में अब ढल चुका था और उस माहौल में ढलने की वजह से वो ये चाहते थे कि वो दक्षिण अफ्रीका में ही रह करके मजदूरी करे और अपना जीवन की शुरुआत वहीं करे। पर जब उसका अनुबंध समाप्त हो जाता था, अनुबंध का मतलब ऐसे समझ लीजिए कि उसको कुछ साल तक दक्षिण अफ्रीका में मजदूरी करने का परमिशन मिलता था और जब वो परमिशन खत्म हो जाता था, परमिशन की समय अवधि, तो उन मजदूरों को जबरदस्ती भारत में भेजा जाता था और जो लोग वहां पे बस जाते थे उनके साथ तरह तरह का भेदभाव होता था। तो ये मजदूरों की समस्या तो था ही। मजदूरों की समस्या खास करके जो अनुबंध पर मजदूर गए थे, जो कॉन्ट्रैक्ट पर मजदूर गए थे कि वो एक निश्चित समय तक दक्षिण अफ्रीका में काम करेंगे और जब काम समाप्त हो जाएगा तो वो पुनः भारत आ जाएंगे। इस तरह के मजदूरों के साथ बहुत बड़ी समस्याएं दक्षिण अफ्रीका में उत्पन्न हो रहा था। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें तो जो रंग भेद की नीति है वो बहुत गहरा था। रंग भेद की नीति, रंग भेद की नीति में आप देखेंगे तो एक तो श्वेत लोग थे जो मुख्य रूप से यूरोपीय थे और एक थे अश्वेत।
अश्वेत लोग। ये अश्वेत लोग कौन थे? एक तो स्थानीय लोग और एशियाई मूल के लोग, स्थानीय एवं एशियाई मूल के लोग, एशियाई मूल के लोग। रंगभेद की नीति बहुत ही गहरे रूप में दक्षिण अफ्रीका में था, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका ब्रिटेन का कॉलोनी था और ब्रिटिश जो गोरे लोग थे वो स्थानीय लोगों को, और जो एशियाई मूल के लोग थे जो मजदूरी करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, उनके साथ कई आधारों पर भेदभाव करता था, उनके साथ कई तरह की भेदभाव किया जाता था। इसके वजह से क्या हो गया कि रंगभेद की वजह से क्या हो गया कि वहां पे एक ऐसे क्षेत्र बन गया जहां पे केवल और केवल श्वेत लोग रह सकते थे। श्वेत लोगों को रहने के लिए, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए, उनके हॉस्पिटल, ये सब चीजें अलग था। वहां पे केवल और केवल श्वेत लोग रह सकते थे, एक इलाका था, और दूसरा हिस्सा ऐसा था जहाँ पे अश्वेत लोग रह सकते थे। और जो अश्वेत लोग हैं उनको श्वेत लोगों के क्षेत्रों में प्रवेश करने का अधिकार नहीं था कि वो श्वेत लोगों के क्षेत्र में प्रवेश करे, ये अधिकार उनसे छीन लिया गया था। साथ में जहाँ पे अश्वेत लोग रहते थे ना तो वहाँ अच्छे सड़कें थी, ना अच्छा घर था, ना अच्छे हॉस्पिटल थे, तो अश्वेत के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता था। इसके साथ साथ वहां पे क्या किया गया कि एक चीज की शुरुआत किया गया जिसका नाम क्या था? पंजीकरण प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। पंजीकरण प्रमाण पत्र, पंजीकरण प्रमाण पत्र ये खास करके भारतीय लोगों के लिए शुरू किया गया था। इसमें यह कहा गया कि जो भारतीय मूल के लोग हैं और जो अश्वेत लोग हैं उनको अपने अंगूठा के निशान का एक दस्तावेज हमेशा अपने साथ में रखना पड़ेगा जब भी वो कहीं बाहर निकले, ताकि उनकी पहचान की जा सके कि वो किस क्षेत्र के रहने वाले हैं। अब देखिए, एक देश के अंदर श्वेत लोग भी रहते हैं। श्वेत लोगों के लिए किसी भी तरह की पंजीकरण या प्रूफ रखना जरूरी नहीं है कि वो यहाँ की नागरिक है, इसी देश के रहने वाले हैं। जबकि जो अश्वेत लोग हैं, जो कि स्थानीय लोग हैं, जो काले रंग के लोग हैं, और जो एशियाई मूल के लोग हैं, उन पर ये पाबंदी रोपा जा रहा है, पाबंदी लगाया जा रहा है कि वो हमेशा अपने साथ एक पंजीकरण प्रमाण पत्र रखें जिस पर उनके अंगूठा का निशान होगा, ताकि उसकी पहचान आसानी से की जा सके। ये किसी भी नागरिक के लिए जो दोयम दर्जे की चीजें हैं उनको दिखाता है। इसके वजह से भी भारतीय लोगों के अंदर असंतोष था, क्योंकि बहुत सारे भारतीय लोग ऐसे थे जिसका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो चुका था, जो कुछ वर्ष के लिए मजदूरी करने के लिए भारत से गए थे दक्षिण अफ्रीका, पर जब उसका समय अवधि समाप्त हो गया था तो उसके पास किसी तरह का पहचान नहीं था कि वो उस क्षेत्र में रह सके। और ब्रिटिश शासक या वहाँ की जो श्वेत सरकार है ये नीति इसीलिए लाया था ताकि पहचान की जा सके कि कितने अश्वेत लोग ऐसे हैं जिनके पास पंजीकरण नहीं किया गया है, जिनके पास अब इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। एक और सबसे बड़ी समस्या क्या शुरू किया गया कि वहां पे ये कहा गया कि जो लोग की शादी ईसाई प्रथा से हुआ है, ईसाई पद्धति से हुआ है, उसी शादी को मान्यता दिया जाएगा, और उस शादी के बाद जो कपल है यानी कि जो पति पत्नी है वो अगर बच्चे को जन्म देता है तो उसी बच्चे को वैध माना जाएगा। अन्यथा बाकी तरीके से अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करता है और उनसे अगर कोई संतान जन्म लेता है तो वो बच्चा अवैध होगा। यानी कि ईसाई पद्धति से अगर शादी किया है, ईसाई पद्धति से अगर शादी किया है तो ईसाई पद्धति से शादी करने के बाद जो बच्चे जन्म लेगा वही बच्चे वैध संतान माने जाएंगे। जो बाकी बच्चे हैं वो बाकी बच्चे अवैध संतान माने जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि जो भारतीय लोग भारत से दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहां पे शादी किया था, तो जाहिर सी बात है कि वो जो शादी करेगा वो ईसाई पद्धति से तो करेगा नहीं, वो भारतीय पद्धति से शादी किया
और जब वो भारतीय पद्धति से शादी किया तो उनके शादी को वैधता नहीं प्रदान किया गया, और वैधता नहीं प्रदान करने की वजह से उनके जो बच्चे हुए या उन्होंने जो शारीरिक संबंध बनाया उस शारीरिक संबंध को वैध नहीं माना गया, अवैध माना गया। और ये कहीं न कहीं स्त्रियों की अपमान थी, जो लोग शादी किए थे उनका अपमान था। इसके वजह से भी जो भारतीय लोग थे, भारतीय मूल के लोग थे, उसका ब्रिटिश शासन के प्रति या दक्षिण अफ्रीका में जो गोरे लोगों का शासन था उसके प्रति एक असंतोष का भावना था। और इन सभी चीजों को लेकर के वहां पे जो काले लोग थे, जो अश्वेत लोग थे, उसके अंदर एक आक्रोश का जन्म हो रहा था। और गांधी ये सब चीज देख रहा था, और गांधी ये भी चीज समझने का प्रयास कर रहा था कि ये जो ब्रिटिश शासक है, जो दक्षिण अफ्रीका में रूल कर रहा है, शासन कर रहा है, ब्रिटेन में तो ऐसी व्यवस्था नहीं है। ब्रिटेन में तो समानता की बातें की जा रही है, लोकतंत्र की बातें की जा रही है, पर इनका जो सही स्वरूप है, इनका जो सच्चा चेहरा है, वो इनके उपनिवेश में दिखता है, जहाँ पे गोरे लोगों को ज़्यादा अधिकार मिलता है, उनकी जान की कीमत ज़्यादा माना जाता है, उनके द्वारा अगर कोई अपराध भी हो जाता है तो वो अपराध नहीं माना जाता है। जबकि जो काले लोग हैं उनके साथ तरह तरह का भेदभाव किया जाता है, उनको बराबरी का अधिकार नहीं दिया जाता है, उस पर कई ऐसे प्रतिबंध लगाए जाते हैं जो मानव अधिकार के लिए, मानव गरिमा के लिए सही नहीं है। ये सब चीजों को लेकर के कहीं न कहीं दक्षिण अफ्रीका में एक असंतोष का भावना उत्पन्न हो रहा था। तो अगर हम ये देखें कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी किस तरह से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करता है और किस तरह से दक्षिण अफ्रीका में लोगों को अधिकार मिले इसके लिए प्रयास करता है, तो अगर हम एक शब्द में समझे तो गांधी का दक्षिण अफ्रीका में नीति क्या रहा है। देखिए, गांधी का दक्षिण अफ्रीका, गांधी का जो दक्षिण अफ्रीका में काम रहा वो 1894 से लेकर के हम 1814 ईस्वी के बीच, 1914 ईस्वी के बीच तक गांधी दक्षिण अफ्रीका के राजनीति में वहां लोगों को किस तरह से अधिकार मिले, इन सब चीजों के लिए गांधी ने इस समय अवधि के दौरान काम किया। ये जो गांधी के द्वारा इस समय अवधि के दौरान दक्षिण अफ्रीका में काम किया गया, इनको दो ग्रुप में बांटा जा सकता है। पहला जो ग्रुप है गांधी का कार्य करने का तरीका हम समझेंगे 1894 ईस्वी से लेकर के 1906 ईस्वी के बीच। दूसरा 1906 से लेकर के 1914 ईस्वी के बीच गांधी ने किस तरह से काम किया। तो देखिए, जो 1894 ईस्वी से लेकर के जो 1906 ईस्वी तक था, इसमें ये था उदारवादी चरण। उदारवादी चरण जिसमें कि क्या किया जाता था कि याचिका एवं प्रार्थना, यानी कि जो भारतीय लोगों का मांग था दक्षिण अफ्रीका में, या जो गोरे लोगों के द्वारा वहां के स्थानीय लोगों और एशियाई मूल के लोगों के साथ जो भेदभाव किया जाता था, इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए गांधी ने अपने शुरुआती कुछ वर्ष में उदारवादी रुख अपनाया, और इस रुख के द्वारा अपने मांग जो उनकी डिमांड था गांधी का, वो सरकार के सामने याचिका के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा रखने का प्रयास किया। और इस दौरान उन्होंने एक संस्था की स्थापना किया था जिसका नाम था नटाल भारतीय कांग्रेस। नटाल भारतीय कांग्रेस, नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना किया, और इस संस्था में भारतीय लोगों को जोड़ने का प्रयास किया, लोगों को बताने का प्रयास किया कि उसका क्या क्या अधिकार हो सकते हैं, किस तरीके से वो अपने अधिकार के लिए जागरूक हो सकते हैं। इसके साथ साथ गांधी ने इसी दौरान एक पत्रिका भी निकाला जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन।
इसी दौरान गांधी के द्वारा एक पत्रिका निकाला जाता है, पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन। और इस पत्रिका के माध्यम से गांधी अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया, पर उन्होंने महसूस किया कि सरकार जो उनके काम करने के तरीके हैं, उनके काम करने के तरीके से तो किसी तरह का रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं, सरकार किसी तरह की बातों को मान ही नहीं रहे हैं। और दूसरी तरफ समय के साथ जो स्थानीय लोग हैं, जो एशियाई मूल के लोग हैं, उन पर सरकार का नियंत्रण और भी ज़्यादा मजबूत हो रहा है। सरकार और भी बुरे तरीके से इन लोगों को अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास किया। तो फिर गांधी ने वहां पे क्या किया कि अपने कार्य करने के तरीके को बदला। तो 1906 से लेकर के 1914 ईस्वी का जो कार्यकाल है, इसको कहा जाता है अहिंसक प्रतिरोध। अहिंसक प्रतिरोध या सत्याग्रह। देखिए, गांधी की जो पूरे राजनीति है, राजनीतिक दर्शन है, वो कहीं ना कहीं सत्याग्रह पर आधारित था, सत्याग्रह के आधार पर किया जा रहा था। और इस सत्याग्रह का सबसे पहला जो सफल प्रयोग गांधी के द्वारा किया गया था, वो किया गया था दक्षिण अफ्रीका में। तो 1906 ईस्वी से लेकर के 1914 ईस्वी के बीच गांधी ने क्या किया, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का शुरुआत किया। और इसके द्वारा फिर उन्होंने अहिंसक प्रतिरोध करना शुरू किया, यानी कि धरना पर बैठना, लोगों को एकत्रित करके, लोगों को मिला करके जुलूस निकालना, सरकार पर दबाव बनाना कि सरकार उनके मांगों को पूरा करे, उनके अनुसार काम करे। तो इस तरीके से गांधी जी ने क्या किया कि अपने राजनीतिक जो कैरियर है या उनकी जो राजनीतिक दर्शन है, उसका प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया। और दक्षिण अफ्रीका में जो गांधी की ये राजनीतिक दर्शन है, राजनीतिक रूप से किस तरह से लोगों को संगठित किया जाता है, किसी आंदोलन को किस तरह से नेतृत्व किया जाता है, ये सारे अनुभव गांधी दक्षिण अफ्रीका में प्राप्त कर चुका था। और दक्षिण अफ्रीका में सरकार पर दबाव भी बना था, और समय के साथ सरकार ने गांधी के और गांधी के द्वारा जो आंदोलन किए जा रहे थे, उस आंदोलन के मांग को स्वीकार भी किया और कई सुधार कार्यक्रम भी दक्षिण अफ्रीका में चलाया गया। 1915 में गांधी भारत आ जाते हैं और फिर भारतीय राजनीति में गांधी की राजनीतिक करियर की शुरुआत होता है। तो इस तरीके से जो गांधी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, वो एक जुझारू नेता बन चुके हैं। और उसका उम्र भी अब 1869 में चूंकि जन्म हुआ था और 1915 में भारतीय राजनीति में वो सक्रिय होते हैं, तो लगभग 45-46 वर्ष का उसका उम्र है। तो इस तरह से गांधी एक बेहतर राजनीतिक नेता बन करके भारत में आते हैं। तो अगर हम ये देखें कि गांधी का भारत आगमन किस तरह से होता है, गांधी का भारत आगमन। तो गांधी जी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत कहाँ पे करता है? दक्षिण अफ्रीका में करता है। पर दक्षिण अफ्रीका में जब उन्होंने अपने राजनीतिक दर्शन की शुरुआत किया, तो उस समय जो कांग्रेस के कई सारे नेता थे, उनमें से एक गोपाल कृष्ण गोखले भी थे, जो गांधी के काम करने के तरीके से बहुत ज्यादा उत्साहित थे। और भारतीय लोग गांधी के काम को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण अफ्रीका में कई ऐसे फंड का निर्माण कर चुका था, जहां पे सहयोग राशि जमा होता था और दक्षिण अफ्रीका भेजा जाता था। इस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गांधी जी से जुड़ा हुआ था। और 1901 में क्या होता है कि गांधी जी भारतीय प्रवास पर आते हैं। भारतीय प्रवास पर आए। अब गांधी को ये महसूस होता है दक्षिण अफ्रीका में कि चूंकि उसका जो वकालत है वो चल ही रहा है,
तो क्यों नहीं पूरा परिवार के साथ वो क्या हो कि दक्षिण अफ्रीका में ही जाकर के बस जाए। तो 1901 ईस्वी में वो भारत आते हैं दक्षिण अफ्रीका से, और अपने पत्नी जो उसकी कस्तूरबा गांधी थे और उनके बच्चे थे उनको लेकर के पहुंच जाते हैं कहाँ, दक्षिण अफ्रीका। पर उन्होंने ये देखा भारत आने के बाद कि भारत के अंदर भी बहुत सारी समस्या है जो कि ब्रिटिश उपनिवेश के वजह से ही है। तो बहुत सारे नेता गांधी से रिक्वेस्ट भी किया बाद के वर्षों में कि जो चीज आप दक्षिण अफ्रीका में कर रहे हैं वहां के लोगों के लिए और भारतीय मूल के लोगों के लिए ठीक वैसे ही समस्या अपने देश में भी है, तो आपको अपने देश के लिए भी काम करना चाहिए। 1901 में जब गांधी पहली बार भारत आया था तो ये क्या हुआ था कि एक कांग्रेस के अधिवेशन है, कोलकाता अधिवेशन, गांधी सबसे पहले कोलकाता अधिवेशन में भाग लिया था। कोलकाता अधिवेशन में शामिल हुआ था। तो 1901 में जब गांधी भारत आते हैं अपने प्रवास के दौरान, तो इस एक वर्ष के दौरान जो कोलकाता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उस अधिवेशन का वो हिस्सा भी बना था, और जब उस अधिवेशन का हिस्सा बना तो वो अच्छे तरीके से भारतीय लोगों की समस्याओं से अवगत हुआ। इसके बाद अगर हम ये देखें कि किस तरह से काम होता है, तो जब गांधी भारत आए कब, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को, 9 जनवरी 1915। ये तिथि महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इसी दिन गांधी दक्षिण अफ्रीका को छोड़ करके पूरी तरह से भारत आ गया और इसके बाद वो अपने जीवन के अंतिम समय तक भारतीय आज़ादी के लिए, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के लिए काम किया और देश को आज़ाद कराने में उसका योगदान महत्वपूर्ण रहा। देखिए जो 9 जनवरी का दिन है ये इसलिए भी आज के समय महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को, क्योंकि इसी दिन दक्षिण अफ्रीका से गांधी पूरे तरह से भारत आ गए थे। अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि जब गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए और उन्होंने भारत आकर के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में काम करना शुरू किया, उस समय भारत के अंदर और दुनिया के अंदर किस तरह की परिस्थितियां थी और किस तरह से गांधी के लिए एक राजनीतिक पिच तैयार हो रहा था, जहां पे आकर के उन्होंने कई आंदोलन किया और शुरुआत के ही कुछ वर्षों में वो अखिल भारतीय नेता बन गए, जिससे मजदूर जुड़ रहे थे, किसान जुड़ रहे थे, भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के लोग जिनके साथ, जिनके विचारों से प्रभावित हुए और उनके विचार को मानने के साथ साथ उनसे मिल करके काम करने के लिए प्रेरित हुए। देखिए अगर हम उस समय की परिस्थिति की बात करें, परिस्थिति किस तरह से थी, तो परिस्थिति में सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस समय गांधी का भारत आगमन होता है उस समय दुनिया में चल रहा था वर्ल्ड वॉर, विश्व युद्ध। और इस विश्व युद्ध के कारण पूरे दुनिया के देश जो साम्राज्यवादी शक्ति है उसके विरुद्ध था। हालांकि विश्व युद्ध का कारण ही साम्राज्यवादी था, दो साम्राज्यवादी शक्ति अपने क्षेत्र के विस्तार के लिए ये युद्ध लड़ रहे थे, पर दुनिया के बाकी देशों में साम्राज्यवाद के विरुद्ध अभियान था और ब्रिटेन भी साम्राज्यवादी शक्ति ही था। पर वो इस युद्ध को जायज इसलिए ठहराता था क्योंकि वो ये मानता था कि वो लोकतंत्र को बचा रहे हैं, तो एक तरह से गांधी जी को इसका सपोर्ट मिला। दूसरा अगर हम ये देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थिति किस तरह से था। आईएनसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या हुआ था कि 1907 में ही दो धर्म में बढ़ चुका था, एक उग्रवादी समूह और दूसरा उदारवादी समूह। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो
कार्य करने के तरीके हैं, नेतृत्व करने की जो उनका शक्ति है, वो शक्ति भी बिखर चुका था, क्योंकि वो दो हिस्से में बढ़ चुका था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी बिखर चुका था, उनके कार्य करने के तरीके भी कमजोर हो चुके थे। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें तो इसके जो दो हिस्से थे, एक उग्रवादी या चरमपंथी इसको कहते हैं, दूसरा उदारवादी या नरमपंथी। इसमें बिखराव आ चुका था। इसके कार्य करने के तरीके में भी क्या आ चुका था, बिखराव आ चुका था। ये दोनों की राजनीतिक करने के तरीके भी बदल चुके थे। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें तो जो क्रांतिकारी आंदोलन है, क्रांतिकारी आंदोलन 1907 ईस्वी से लेकर के 1917 ईस्वी के बीच भारत के अंदर क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय होता है। और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद ये प्रयास करता है कि सशस्त्र संघर्ष के द्वारा या ब्रिटिश शासन ने जिस तरह की नीति अपनाया है, हिंसा की रणनीति जो अपनाया है, इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया करके भारत को स्वतंत्र किया जा सकता है। पर ये आंदोलन भी उस समय तक आते आते कमजोर पड़ चुका था, यानी कि मुख्य धारा की जो राजनीति है वो राजनीति तो कमजोर हो ही चुका था, साथ ही दूसरे तरह की राजनीति भी असफल होते जा रहा था। गांधी की बात करें तो गांधी चूंकि दक्षिण अफ्रीका में कई ऐसे काम किए थे जिसकी वजह से भारत में तो उनका छवि बना ही था, भारत के लोग उनको तो पहचानते ही थे, उनके नामों की प्रसिद्धि तो मिल ही चुका था। साथ में अगर देखें तो दुनिया भर के लोग अब गांधी से जुड़ने लगा था और गांधी के विचारों को मानना शुरू कर चुका था। अब देखिए, चूंकि 1914 में विश्व युद्ध के शुरू हो जाने की वजह से जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ था, और इसके वजह से जो उद्योग समूह के लोग थे, जो किसान थे, जो मजदूर थे, उनके जीवन में भी बहुत ज़्यादा मुश्किलें आना शुरू हो गया था। उसके लिए भी अब परिस्थितियाँ आसान नहीं रहा था। इस वजह से क्या हुआ कि गांधी जब भारत आए तो उन्होंने लोगों को असंतुष्ट पाया ब्रिटिश शासन के विरुद्ध। ब्रिटिश शासन के साथ भारत के कोई भी लोग नहीं थे, जबकि ब्रिटिश शासन ये चाहते थे कि भारतीय लोग युद्ध के दौरान उसका समर्थन करें। और इसके लिए गांधी ने क्या किया था कि भारतीय लोगों के समर्थन में, ब्रिटिश के समर्थन में भारतीय लोगों को सेना में शामिल करने के लिए कहा था। इसके वजह से जो गांधी है उसको क्या कहा गया कि युद्ध में शामिल करने वाले सर्जेंट के रूप में शामिल किया गया। गांधी को वर्ल्ड वॉर में युद्ध में शामिल करने वाले सर्जेंट कहा गया नहीं, क्योंकि ब्रिटिश शासन चाहते थे कि युद्ध के दौरान भारतीय लोग उनके साथ रहे ताकि वो युद्ध को आसानी से संभाल सके। और उन्होंने जब गांधी से इस चीज को लेकर के रिक्वेस्ट किया तो गांधी ने भारतीय लोगों को कहा कि चूंकि अभी युद्ध का समय है और भारत ब्रिटेन का भले ही उपनिवेश है, पर युद्ध के समय में भारतीय लोगों को ब्रिटेन का साथ देना चाहिए, इसलिए गांधी को युद्ध में शामिल करने वाले सर्जेंट के रूप में कहा गया। तो विश्व युद्ध के दौरान परिस्थितियां इतनी मुश्किलें थी कि भारतीय किसानों का दुर्दशा हो रहा था, उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ था, जिससे भारतीय व्यापार बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया। जो किसान लोग हैं, किसान लोगों पर एक तो टैक्स की रेट बहुत बढ़ाए जा चुके थे, दूसरा उनके जो कीमत है उसका भी सही तरीके से उनको पैसा नहीं मिलता था। इससे जो किसान समूह के लोग हैं वो भी सरकार की नीतियों के विरोधी थे। इस तरह से भारत के जितने भी लोग हैं वो कहीं न कहीं इस युद्ध से प्रभावित हुआ था, और युद्ध से प्रभावित होने की वजह से ये सब लोग ब्रिटिश शासन के विरोधी हो गए थे। तो गांधी के लिए एक अच्छा मौका ये था कि भारतीय लोग में असंतोष की भावना थी और ये भावना के बीच में गांधी नेतृत्व कर सकता था।
और गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण चीजें ये था कि वो लोगों से जुड़ने में बहुत ही निपुण था। वो जहाँ भी जाते थे स्थानीय समस्याओं को देखते थे, स्थानीय लोगों के अनुसार अपने आप को ढालने का प्रयास किया। तो गांधी जो कभी एक वकील था, वो कोट पहनते थे, पेंट पहनते थे, वो भारत आकर के धोती पहनना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने भारतीय लोगों को समझा और ये समझा कि एक अच्छा नेता वही है जो लोगों के बीच लोगों के जैसा बर्ताव करता है, लोगों के जैसा ढल पाते हैं। और ये चीज जो कांग्रेस के समूह थे, कांग्रेस के नेता थे उस समय के, वो नहीं समझ पाया। उदारवादी नेता कभी आम लोगों से बात ही नहीं करते थे, आम लोगों से मिलते ही नहीं थे। उग्रवादी समूह के नेता भी उस तरह से स्थानीय लोगों से, आम लोगों की समस्या से उतना ज्यादा परिचित नहीं हुआ। पर गांधी इस मामले में आगे निकला और उन्होंने स्थानीय लोगों के पास गया, उसके अनुसार जीवन जीने का प्रयास किया, उनके समस्याओं को सुनने का प्रयास किया। इस वजह से भी बहुत सारे लोग गांधी के साथ जुड़ते हैं, गांधी के राष्ट्रीय आंदोलन में सहयोग करते हैं, उसके साथ काम करते हैं। इसके साथ साथ क्या हुआ कि गांधी जी की जो कार्य करने के तरीके हैं, नहीं, वो सबसे महत्वपूर्ण है। वो कैसा था? सत्याग्रह एवं अहिंसा की राजनीति। गांधी की कार्यशैली ये क्या था? ये था सत्याग्रह एवं अहिंसा। गांधी की जो राजनीतिक दर्शन है उसका आधार ही यही दो तरीका था, एक सत्याग्रह और दूसरा अहिंसा। हम आगे ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से गांधी की जो राजनीतिक दर्शन है वो उनके आंदोलन को सफल बनाया, या ये कहें कि पूरे आंदोलन के दौरान गांधी जी ने किन किन चीजों को ध्यान में रखा और उनका दर्शन क्या था। अब हम ये समझते हैं कि गांधी की जो राष्ट्रीय आंदोलन करने के तरीके थे, इसमें उनकी क्या विचारधाराएं थे, उनका क्या दर्शन था, किन बातों पर गांधी सबसे ज्यादा जोर देते थे और अपने आंदोलन के दौरान वो किन चीजों को हमेशा ध्यान में रखते थे, उन सब चीजों को अब समझने का प्रयास करते हैं। तो हम हेडिंग डालते हैं गांधी की विचारधारा एवं कार्यक्रम। गांधी के विचारधारा एवं कार्यक्रम। इसका मतलब हो गया कि गांधी किस तरह के विचारधारा को मानते थे, किस तरह की विचारधारा का पालन करते थे और आंदोलन के दौरान उनके कार्य करने के तरीके किस तरह से होते थे। तो देखिए, जो गांधी का फिलॉसफी है, गांधी का दर्शन है, उस दर्शन का आधार होता है अहिंसा एवं सत्याग्रह। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि गांधी जब बातें करता था सत्याग्रह का, तो इसका मतलब क्या होता था। सत्याग्रह, ये सत्याग्रह क्या होता था? अगर हम सत्याग्रह को समझे तो ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है, नहीं, सरकार किसी व्यक्ति के बातों को नहीं मान रहा है, पर सरकार जो काम कर रहा है वो सही नहीं है, तो सरकार से हम सत्य के लिए आग्रह करेंगे, सरकार के सामने जाएंगे, उसको बताएंगे कि सरकार के द्वारा जो काम किया जा रहा है वो काम सही नहीं है, और जो तरीके सही होंगे इन सारे सही तरीके से सरकार को अवगत कराया जाएगा। इस तरह की विचारधारा को गांधी ने नाम दिया था क्या? सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह करना। जो दूसरा तरीका था वर्ग समन्वयवाद। समन्वयवाद, गांधी जी इस चीज को समझते थे कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देशों में
सभी लोगों को मिला करके जब तक कोई आंदोलन नहीं किया जाएगा जिसमें कि सभी सामाजिक समूह के साथ साथ सभी धार्मिक समूह का साथ हो, सभी भाषाओं को मानने वाले लोगों का साथ हो, तब तक कोई भी आंदोलन सफल नहीं हो सकता है। और अगर ब्रिटिश शासन के सामने आंदोलन सफल बनाना है तो भारतीय लोगों का एकता जरूरी है, और इस एकता के लिए भारत के अंदर जो विविधता है, इन विविधतापूर्ण लोगों के बीच एक सामंजस्य स्थापित करना जरूरी है। इसी चीज को गांधी ने कहा वर्ग समन्वयवाद, यानी कि भारत के अंदर जो अलग अलग विविधता को मानने वाले समूह है, इन सभी समूह के लोगों को मिला करके एकजुट करके एक आंदोलन किया जाएगा, और इस आंदोलन के द्वारा ब्रिटिश शासन के सामने मांगे रखी जाएगी, और इस मांग को पूरा करने के लिए क्या किया जाएगा कि सरकार के विरुद्ध एक सत्याग्रह के आधार पर अहिंसा के दृष्टिकोण को देखते हुए एक आंदोलन को मजबूत किया जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि गांधी का जो पश्चिमी सभ्यता है या पश्चिम की जो राजनीतिक दर्शन है उसको लेकर के क्या था। पश्चात दृष्टिकोण, पश्चात दृष्टिकोण। अगर गांधी की पश्चात दृष्टिकोण की बात करें कि पश्चिम को लेकर के गांधी क्या सोचते थे, देखिए पश्चिम से पहले जो उदारवादी नेता थे, खास करके उदारवादी नेता, अगर हम उदारवादी नेता की बात करें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हिस्से थे, वो पश्चिम के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। और हालांकि ब्रिटिश शासन के द्वारा भारत के अंदर जो समस्याएं उत्पन्न की जा रही थी, भारतीयों का जो शोषण किया जा रहा था, इन सब का उन्होंने विरोध किया। पर एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए कि जितने भी उदारवादी नेता थे वो ब्रिटेन को इसके लिए जिम्मेदारी नहीं मानते थे कि ब्रिटेन की भारत के अंदर जो भारतीय लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, इसके लिए वो कभी भी ब्रिटिश सरकार को जिम्मेदार नहीं मानते थे, बल्कि इसके लिए वो ब्रिटिश अधिकारियों को जिम्मेदार मानते थे। यानी कि उनका ब्रिटिश सरकार के प्रति एक विश्वास का दृष्टिकोण था, उसका ब्रिटेन की पार्लियामेंट के प्रति एक आदर का भावना था। इसके साथ साथ वो पश्चिम में जो औद्योगिक विकास हो रहा था या वैज्ञानिक खोज हो रहा था, उससे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। पर जब हम गांधी की बात करते हैं तो गांधी पूरी तरीके से इस बात को मानता था कि भारत में जो समस्याएं आज है, इन समस्या के पीछे ब्रिटिश शासन ही है, ब्रिटिश सरकार ही है। दूसरी तरफ पश्चिम की जो उद्योगवादी नीति है, अगर गांधी के देखें, गांधी पश्चिम के जो उद्योग है, पश्चिम के उद्योग का गांधी हमेशा विरोध करता था। गांधी का मानना था कि उद्योग की बहुत ज्यादा विकास होने की वजह से एक तो संसाधन का बहुत ज्यादा दोहन होगा, जिसके कारण पर्यावरण का नुकसान पहुंचेगा। दूसरे तरफ उद्योग में चूंकि उत्पादन मशीनों से किया जाता है, और मशीनों से उत्पादन होने की वजह से जो संसाधन का नियंत्रण है वो कुछ ही लोगों के पास होगा, जिसके कारण समाज के अंदर जो अमीरी और गरीबी की खाई है, ये खाई और बढ़ेगा। दूसरे तरफ अगर हम ये देखें कि उद्योग में मशीनों के उपयोग होने से बहुत सारे लोगों के द्वारा जो हस्त उद्योग चलाया जाता है, जो छोटे उद्योग चलाया जाता है, जहाँ पे लोग मिल करके हाथों से काम करते हैं, वो चीज़ समाप्त हो जाएगा। इससे भी बहुत नुकसान होगा, और बहुत अधिक संख्या में जो लोग हैं वो लोग क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए गांधी हमेशा पश्चिम के उद्योग का क्या किया, विरोध किया। उन्होंने कभी भी पश्चिम के उद्योग का समर्थन नहीं किया। एक और तरीके अगर देखें तो उन्होंने ब्रिटिश भारत की समस्या के लिए ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी,
यानी कि गांधी ने हमेशा इस बात पे जोर दिया कि भारत की स्थिति जो आज है, इस स्थिति के लिए पूरी तरीके से ब्रिटिश शासक जिम्मेदार है, और ब्रिटिश शासक अपने आप को ये कह करके नहीं बचा सकते हैं कि भारत में जो समस्या उत्पन्न हुआ है वो ब्रिटिश अधिकारियों की वजह से हुआ है। एक और दृष्टिकोण, क्योंकि जो कांग्रेस के नेता थे, वो हमेशा स्वराज की बात करता था, स्वशासन की बात करता था, और यहाँ तक कि 1916 में होम रूल लीग की शुरुआत होती है, होम रूल लीग का कार्यक्रम होता है। तो गांधी का स्वराज को लेकर के क्या दृष्टिकोण था? स्वराज नहीं, तो जो बाकी लोग थे, गांधी की बात करें तो गांधी सबसे महत्वपूर्ण मानते थे नैतिक स्वतंत्रता। नैतिक स्वतंत्रता नहीं, गांधी स्वराज को नैतिक स्वतंत्रता से जोड़ करके देखता था। गांधी स्वराज या राम राज्य की बात करता था, ग्राम राज्य की बात करता था। गांधी का मानना था कि अगर लोग नैतिक हो जाएंगे, लोग सही गलत को सही तरीके से जान पाएंगे, और क्या चीज सही है क्या गलत है इनको अगर सही तरीके से पहचानना शुरू कर देंगे तो स्वशासन खुद ही खुद आ जाएगा। फिर लोग जो गलत चीजें हैं, जो दूसरे के अधिकारों को छीनता है, दूसरे को दुख पहुंचाता है, कष्ट पहुंचाता है, उन चीजों को अगर लोग छोड़ देंगे तो स्वराज आ जाएगा। वहीं बाकी लोगों का मानना था कि स्वराज का मतलब हो गया स्वशासन, स्वशासन यानी कि राजनीतिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किसको मिलना चाहिए? ब्रिटिश शासन से किसके पास पहुंचना चाहिए? भारतीय लोगों के पास। तो बाकी के नेता का स्वराज को लेकर के जो दृष्टिकोण था और गांधी का जो दृष्टिकोण था, इसमें भी अंतर देखने को मिलता है। गांधी स्वराज को नैतिक स्वतंत्रता से जोड़ करके देखता था, जबकि जो कांग्रेस के बाकी नेता थे या बाकी लोग थे, उनका मानना था कि स्वराज का मतलब हो गया कि भारतीय लोगों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, आर्थिक स्वतंत्रता भी, राजनीतिक स्वतंत्रता भी, ताकि भारत के लोग राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो सके, और भारतीय लोग भारत के अंदर जो संसाधन है, इस संसाधन का अपने आवश्यकता के अनुसार उपयोग कर सके, अपने लोगों के बेहतरी के लिए उपयोग कर सके। पर गांधी जी का मानना था कि बाकी स्वतंत्रता आ जाएगी, पर पहली जो चीजें जरूरी है वो है नैतिक स्वतंत्रता, क्योंकि भले ही ये जो अधिकार है ये ब्रिटिश लोगों से भारतीय लोगों के पास पहुंच जाएगा, पर जब तक भारतीय लोग नैतिक रूप से अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे, नैतिक रूप से सही नहीं होंगे, तब तक वो लोगों की समस्याओं को सही करने के लिए काम नहीं कर सकते हैं। गांधी की एक और चीजें बहुत जाकर के आगे भी बहुत प्रभावशाली रहा, वो है गांधी का सर्वोदय को लेकर के विचार। सर्वोदय की अवधारणा। गांधी के सर्वोदय को लेकर के क्या अवधारणा था, गांधी सर्वोदय को किस तरीके से देखता था, ये अब हम समझते हैं। तो गांधी के जो सर्वोदय का विचार था, इसमें गांधी कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति की भलाई में सबका भलाई। सबका भलाई यानी गांधी जी का मानना था कि सभी लोगों का भलाई तब हो सकता है जब प्रत्येक व्यक्ति के भलाई के बारे में सोचा जाए। अगर आम लोग जब तक
किसी एक व्यक्ति की कष्ट के बारे में नहीं सोचेगा, तब तक समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता है। दूसरा चीज, सर्वोदय की अवधारणा में गांधी का मानना था कि सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। नहीं, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। तो भारतीय समाज में अगर देखें तो कई तरीके से जो सामाजिक विभाजन है वो देखने को मिलता था, जिसमें कि जो जाति के आधार पर विभाजन है, जिसमें कि जाति के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था, ये सब चीजें देखने को भारतीय समाज में मिलता था। तो गांधी ने इस चीज को बढ़ावा दिया कि सभी व्यक्ति समान है, किसी भी व्यक्ति को उनके काम के आधार पर, उनके जाति के आधार पर किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अब देखिए, गांधी की राजनीतिक दृष्टिकोण क्या था। व्यवहारिक राजनीतिक दृष्टिकोण। व्यवहारिक राजनीतिक दृष्टिकोण ये क्या था? व्यवहारिक राजनीतिक दृष्टिकोण का मतलब क्या हो गया कि गांधी ये चीज समझते थे कि अगर सरकार से कोई मांग मनवानी है, सरकार के साथ हम किसी तरह के डिमांड रखना है, तो हम किस तरीके से काम करेंगे। व्यवहारिक राजनीतिक दृष्टिकोण में हम देखेंगे गांधी के संघर्ष एवं समझौता की रणनीति। समझौता की रणनीति। गांधी ने अपने राजनीतिक जो दृष्टिकोण था गांधी का, उसमें हमेशा इस नीति का पालन किया, संघर्ष एवं समझौता की रणनीति। गांधी आंदोलन शुरू करते थे। आंदोलन के दौरान सरकार से क्या होता था कि किसी भी मुद्दे को लेकर के, किसी भी समस्या को लेकर के, जब वो देखते थे कि सरकार अब उनके मांगों को नहीं मान रहा है या सरकार झुकने के लिए तैयार नहीं है, तो वो सरकार के साथ समझौता करते थे और इस समझौता के साथ सरकार से कुछ मांगों को वो स्वीकार करवा लेते थे। यानी कि हर परिस्थिति में गांधी किसी भी मुद्दे को लेकर के कोई न कोई सकारात्मक चीजें प्राप्त कर ही लेता था। जैसे आगे हम ये समझेंगे कि खेरा सत्याग्रह हुआ या चंपारण सत्याग्रह हुआ, उसमें उन्होंने किस तरह से इस रणनीति का प्रयोग किया। तो ये गांधी का कुछ व्यवहारिक एवं उनकी रणनीति था, जिसका प्रयोग करके उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया। आने वाले वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे कि गांधी शुरुआत के कुछ वर्षों में किस तरह से राजनीतिक कार्यक्रम चलाते हैं, जिसमें कि चंपारण सत्याग्रह, जहां से गांधी ने अपनी राजनीति की शुरुआत की या फिर अपने सत्याग्रह कार्यक्रम की शुरुआत की। उसके बाद खेरा सत्याग्रह, फिर अहमदाबाद जो बिल आंदोलन है, जिसमें कि मजदूरों का नेतृत्व किया था, इसका नेतृत्व किस तरह से करता है। और उसके बाद फिर जो रॉलेट एक्ट जैसे घटना भारत के अंदर होता है, उसके बाद देश में किस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होती है और इस परिस्थितियों का नेतृत्व गांधी के द्वारा किस तरह से किया जाता है, इन सब चीज़ों को हम आगे समझेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।